हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो जहाँ पे मैंने आपको छोड़ा था उसके आगे हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और ले चलता हूँ मैं आपको ब्लैक होल की तरफ। इधर ब्लैक होल की तरफ। तो प्यारे बच्चा, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था तारे के निर्माण के बारे में, तो अब यहाँ से हम उसके आगे की कहानी को पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से कोई तारा ब्लैक होल में परिवर्तित होता है या उसकी मृत्यु किस प्रकार से होती है। तारे की जीवन यात्रा में मैंने आपको बताया कि तारे की जीवन यात्रा में पहला स्टेज जो था वो था स्टेलर नेबुला का। स्टेलर नेबुला में निहारिका का निर्माण होता है, यानी नेबुला का निर्माण होता है, ठीक है, जिससे प्रोटोस्टार बना, फिर उससे मुख्य क्रमक तारा यानी मेन सीक्वेंस स्टार बन गया। इस मेन सीक्वेंस स्टार के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के स्टारों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पृथ्वी में रहते हैं और हमारा सबसे निकटतम तारा सूर्य है और सूर्य के द्रव्यमान से हम लोग भली भांति परिचित हैं। अतः सूर्य को आधार बनाकर ही समस्त तारों का अध्ययन किया जाता है कि कोई तारा ब्लैक होल में परिवर्तित होगा या नहीं, या फिर सूर्य जो है वो ब्लैक होल में परिवर्तित होगा या नहीं। तो प्यारे बच्चा, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आदित्य और ले चलता हूँ आपको तारों की दुनिया में, जहाँ पर मैंने आपको छोड़ा था उससे आगे। प्यारे बच्चा, सूर्य को आधार बनाकर तारों का वर्गीकरण किया गया 3 पार्ट में, और पहला जो पार्ट है उसमें यह बताया गया कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना है, सॉरी 1.5 गुना तक है, तो उसे औसत तारा कहते हैं, ठीक है। यह औसत तारा रक्तदानव, ग्रहे निहारिका, श्वेत मामन और कृष्ण मामन की अवस्था से होकर गुजरता है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ताकि आपको नोट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। क्या मैंने कहा कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुने तक होता है तो उसे औसत तारा कहते हैं, एवरेज स्टार कहते हैं। ये रक्तदानव, ग्रहे निहारिका, श्वेत वामन और कृष्ण वामन की अवस्था से होकर गुजरता है, ठीक है ना, 1.5 गुने तक। यहीं पर सर्वप्रथम चंद्रशेखर महोदय ने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 टाइम हो, यानी 1.44 ms हो किसी तारे का द्रव्यमान, तो वह श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाता है और उसके कृष्ण वामन में बनने की संभावना नहीं होती है, या ब्लैक ड्वार्फ बनने की संभावना नहीं होती है। इसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं बेटा? चंद्रशेखर सीमा। इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो चल रही है, पढ़ते पढ़ते आप नोट करते रहें, बिना कॉपी पेन निकाले आप लोग पढ़ने मत बैठिए। ये नहीं कि हम लेट गए हैं, वीडियो चल रही है, देख रहे हैं ना, उससे मजा नहीं आएगा। देखिए, सेकंड जो है उसमें सेकेंड डिवीजन जो उसमें यह कहा गया कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुने से 3 गुने के बीच होता है, तब वह तारा विशाल तारा कहलाता है, ह्यूज स्टार कहलाता है, और यह सुपर रक्तदानव और सुपरनोवा विस्फोट से होकर गुजरता है। और यह विस्फोट इतना तीव्र होता है कि उसमें गुरुत्व से बंधे हुए केवल न्यूट्रॉन ही बच पाते हैं, और यह चक्रण करते हुए विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करते हैं, जिन्हें न्यूट्रॉन कहा जाता है, न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, ठीक है। इन्हें न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, और इन न्यूट्रॉन स्टार को पल्सर स्टार कहा जाता है, इन्हें पल्सर भी कहते हैं, ठीक है। और जिन तारे का तापमान बदलता रहता है, उनकी चमक बदलती रहती है, उन्हें पल्सेटिंग स्टार कहते हैं, स्पंदन तारा कहते हैं। प्यारे बच्चा, आपको बता दें कि पल्सर स्टार की जो खोज है वो जोक्लिन बेल ने की थी। किसने की थी? जोक्लिन बेल ने की। फिर जो थर्ड टाइप है बेटा, वो है कि यदि किसी सूर्य के
यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुने से अधिक होता है तो उसे अति विशालकाय तारा कहते हैं, जायंट स्टार कहते हैं, और यह सुपर रक्तदानव और सुपरनोवा विस्फोट से गुजरकर ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ आई कि नहीं? ब्लैक होल कैसे बनता है? देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहा कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना हो जाए, सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना हो जाए तो उसे अति विशालकाय तारा कहते हैं। और यह जो अति विशालकाय तारा है, यह तारा सुपर रक्तदानों में बदलेगा और सुपरनोवा विस्फोट के रास्ते ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊंगा प्यारा बच्चा कि टोलमैन, ओपेनहाइमर और वुल्कोफ महोदय ने, यानी टीओवी, टोलमैन, ओपेनहाइमर और वुल्कोफ महोदय ने यह बताया कि यदि किसी न्यूट्रॉन स्टार का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुने से अधिक हो जाता है तब वह न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। इसे टीओवी लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? टीओवी लिमिट। ठीक है, इसे टीओवी लिमिट के नाम से जाना जाता है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए? नहीं ना? यानी ब्लैक होल कैसे बना वो समझ लिया आपने। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि भाई यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुने तक होता है तब वह औसत तारा होता है। और यह रक्तदानव, ग्रह निहारिका, श्वेत वामन और कृष्ण वामन की अवस्था से होकर गुजरता है। कहने का मतलब कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुने तक होता है तो वह मृत्यु के बाद कृष्ण वामन या श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान दीजिए इधर, कृष्ण वामन में परिवर्तित हो जाता है यदि 1.5 गुने तक है। लेकिन यहाँ पर चंद्रशेखर महोदय ने यह बताया कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 ms होता है तो वह श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाता है, उसके कृष्ण वामन बनने की संभावना नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा कि तारा जो है वो बना, उसके पश्चात वो मरेगा कब? तो कहा कि यदि 1.5 गुना है तो वह रक्तदानव बनेगा, ग्रह निहारिका बनेगा, फिर श्वेत वामन बनेगा। चंद्रशेखर महोदय ने कहा कि 1.44 मल्टीपल टाइम्स ऑफ विथ कंपेरिजन टू सन मास, अगर है किसी स्टार का मास तो वह केवल किसमें बनेगा? व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित होगा और उसके ब्लैक ड्वार्फ बनने की संभावना नहीं होती है। क्लियर ना? फिर देखिए सेकेंड, यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुने से 3 गुने के बीच होता है तो उसे अतिविशालकाय तारा कहते हैं। ठीक है, फिर यही तारा क्या होता है? सुपर रक्तदानव और सुपरनोवा विस्फोट से होकर गुजरता है और इसका विस्फोट इतना तीव्र होता है कि इसमें कुछ नहीं बचता, केवल गुरुत्व के अधीन जो न्यूट्रॉन बंधे होते हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, और ये न्यूट्रॉन जो है वो क्या करते हैं? चक्रण करते रहते हैं और चक्रण करते करते विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करते हैं, इन्हें पल्सर भी कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज की थी जॉकलिन बेल ने। फिर यहाँ पर टीओवी जो टॉलमैन, ओपेनहाइमर और वोल्कोफ साहब ने कहा कि भाई न्यूट्रॉन स्टार बन तो जाएगा, लेकिन यदि इस न्यूट्रॉन स्टार का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुने से ज्यादा हो जाएगा तो ये ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और ये तो आप जानते हैं कि 3 गुने से अधिक है यदि तो क्या होगा? वो अतिविशालकाय तारा कहलाता है। ये सुपर रक्तदानव, सुपरनोवा विस्फोट और फिर ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये आपका ब्लैक होल बनने की संपूर्ण विधि है, किस प्रकार से ब्लैक होल बना। तो कहने का मतलब ब्लैक होल है क्या? यदि आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताएंगे बेटा कि ब्लैक होल बेसिकली होता क्या है? कुछ चीजें हैं कि ब्लैक होल अत्यधिक, जब द्रव्यमान अधिक हो जाए, घनत्व अधिक हो जाए, यानी कि अत्यधिक द्रव्यमान और अत्यधिक घनत्व वाला वह क्षेत्र जहां से प्रकाश ऊर्जा बाहर न निकल पाए उसे कहते हैं ब्लैक होल। उसे क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। यहां समझिएगा फिर से
कि सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुने से अधिक हो रहा है किसी तारे का द्रव्यमान, तो अब वहां क्या होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा। ठीक है, अब विस्फोट के बाद क्या बचा है, केवल विस्फोट के बाद वहां पर कुछ बता नहीं, जो जो भी द्रव्य बचे हैं वो ग्रेविटी के कारण, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण आपस में संकुचित होने लगते हैं, और संकुचित होने लगते हैं तो उसका घनत्व इतना ज्यादा हो जाता है, घनत्व इतना ज्यादा हो जाता है, घनत्व के साथ साथ इसका जो दाब है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये पॉइंट साइज में आ जाते हैं, सबसे छोटे होते हैं ब्लैक होल, ठीक है ना, पॉइंट साइज में हो जाता है। ठीक है, और इससे निकलने वाली जो ऊर्जा है वो बाहर नहीं निकल पाती, कहाँ नहीं निकल पाती, बाहर नहीं निकल पाती है, इसलिए इसे ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। और इस ब्लैक होल को हम दूरबीन से भी नहीं देख सकते हैं। क्या, इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता है, इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। ठीक है, कहने का मतलब जो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है वो क्या है, वही तो ब्लैक होल है भाई, है ना। ऐसा ही कुछ हमने बताया था डार्क मैटर, जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने कहा था कि हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, इसलिए वो डार्क मैटर है ना। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, जैसे कि याद कीजिए, देसी नमक उपाय, है ना, नॉर्थ अमेरिका मयाल टेलीस्कोप, उस पर लगाया गया है देसी ना। तो अब भाई ये क्या है, ये तो ब्लैक होल की आपकी संकल्पना हुई, ब्लैक होल कैसे बनता है वो बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। और इसके बाद हम कुछ और चीज़ों के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, पहले आप इसे नोट करें। तो अब हम लोग समझते हैं कि ब्लैक होल से संबंधित जो क्षेत्र है, उसके आसपास का क्षेत्र, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए चीजों को। ये आपका ब्लैक होल है, क्या है ये, ब्लैक होल। ठीक है, अब ब्लैक होल के चारों ओर, ये केवल मैंने एक पार्ट बनाया है, ठीक है ना, ये तो पूरा चारों तरफ जो है ऐसे ही चीजें होंगी। तो ब्लैक होल के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई वस्तु यदि आती है तो वह ब्लैक होल में समाहित हो जाती है, वह क्षेत्र कहलाता है इवेंट हॉरिजॉन, इवेंट हॉरिजॉन। ठीक है, और इवेंट हॉरिजॉन के बाद का वह क्षेत्र जहां पर कोई वस्तु या कोई द्रव्य आने पर वो ब्लैक होल का अनुभव तो करता है, लेकिन इसमें इसके इसके गुरुत्वाकर्षण के अधीन इसमें समाहित नहीं हो पाता, उसे कहते हैं, उस क्षेत्र को एर्गोस्फीयर कहते हैं, एर्गोस्फीयर। ठीक है, इसे कहते हैं एर्गोस्फीयर कहते हैं। यहाँ वैसे दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे कहते हैं एर्गोस्फीयर। ठीक है, फिर ये क्षेत्र आपका क्या है, ये आपका इवेंट हॉरिजॉन है। और ब्लैक होल के केंद्र में एक बिंदु होता है, ब्लैक होल के केंद्र के बिंदु को क्या कहते हैं, सिंगुलैरिटी कहते हैं, सिंगुलैरिटी कहते हैं, या इसी को कहते हैं विलक्षणता, पॉइंट पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी या विलक्षणता का बिंदु। सो सिंगुलैरिटी मतलब विलक्षणता, क्या है ये है आपका विलक्षणता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चा, कि ब्लैक होल के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई द्रव्य या पदार्थ आने पर ब्लैक होल की तरफ, ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें समाहित हो जाता है, उसके अंदर चला जाता है, उसे इवेंट हॉरिजॉन कहते हैं। और इवेंट हॉरिजॉन के बाहर का वह क्षेत्र जहां पर आने पर कोई द्रव्य या वस्तु ब्लैक होल के प्रभाव का अनुभव तो करती है, लेकिन उसमें आकर्षित नहीं होती है, उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके अंदर समाहित नहीं होती है, तो वह क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, एर्गोस्फीयर कहलाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस ब्लैक होल के अंदर, इस ब्लैक होल के अंदर आने पर, यदि वैसे यहाँ पहुंच नहीं सकते, लेकिन मैं बात बता रहा हूं आपको कि इस ब्लैक होल के अंदर आने पर जो फिजिक्स के सारे नियम हैं वो सभी फेल हो जाते हैं। ठीक है, और ठीक है,
इसके केंद्रीय भाग को सिंगुलरिटी कहते हैं, यानी विलक्षणता कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और बच्चा सन 2024 में कुछ चीज़ें और मैं आपको यहाँ बता दूं कि जनवरी सन 2024 में इसरो ने PSLV C58 के द्वारा एक्सपोसैट मिशन लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य ब्लैक होल तथा अन्य ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना? ठीक है, देखिए मैंने पीछे कुछ चीज़ें बताई। देखो, जनवरी 2024 में इसरो ने PSLV C58 के द्वारा एक्सपोसैट मिशन लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य है ब्लैक होल तथा अन्य ब्रह्मांडिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। यहाँ तक क्लियर? चूंकि मैंने बताया है अभी पहले ही कि ब्लैक होल के अंदर से प्रकाश जो है वो बाहर नहीं आ पाता, उसे हम नहीं, इसलिए वो विजिबल नहीं है। इसलिए अभी तक क्या कोई ब्लैक होल है, तो उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसरो ने 2024 में मिशन एक्सपोसैट लॉन्च किया है PSLV C58 के द्वारा, जिसका उद्देश्य है कि वह ब्लैक होल के बारे में अध्ययन करेगा और अन्य ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं के बारे में भी हमें बताएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया ना भाई? पीछे हमने बताया ही था, कई चीजें क्लियर हो गई हैं। तो इसके बाद मैं कुछ और चीजों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि लीगो प्रोजेक्ट क्या है, जो हाल ही में 2024 से लाया गया है और जिसका उद्देश्य है 2030 तक उसे लागू करना। ठीक है, जिसे महाराष्ट्र के हिंगोली नामक स्थान पर लगाया जा रहा है। इसके विषय में आप थोड़ा सा अध्ययन करिएगा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में लीगो प्रोजेक्ट के साथ, और उसके पश्चात हम लोग बढ़ेंगे आकाशगंगा की तरफ, और दर बदर आगे बढ़ते हुए हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।